नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समास के भागों को समझने के लिए मिल रहे हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको स्वरचित कविता के माध्यम से समास के भेद बतलाए थे। समास क्या है ये समझाया था, इसके कुछ उदाहरण भी दिए थे, पर क्या आप उससे पूरी तरह समझ पाए? तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और समास के पहले भेद और एक बहुत महत्वपूर्ण भेद के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा है, इस समास का भेद का नाम है अव्ययी भाव समास, और इसका नाम ही इसके बारे में परिचय कराता है कि जिस समास में अव्यय होने का भाव हो। अव्यय, ये अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके। तो ऐसे समास जिसमें कोई भी बदलाव ना हो सके। अब आप कहेंगे बदलाव किस तरह का? तो बदलाव बच्चों ना लिंग के आधार पर हो सके, यानी कि उसका लिंग परिवर्तन ना हो सके। एक बार अव्ययी भाव समास बन गया तो वो किसी भी आधार पर बदलेगा नहीं, ना वचन के आधार पे, उसका बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे यहाँ अतिरिक्त लिखा है, ये एक उदाहरण है। अतिरिक्त का अतिरिक्त तो नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही पुरुष, कारक या काल, इन किसी भी व्याकरणिक कोटि के आधार पे इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए इसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें भाव क्या रहता है? अपरिवर्तनशीलता। अ मतलब नहीं, परिवर्तन मतलब बदलाव, और शीलता यानी भाव, उसके अंदर परिवर्तन लाने का भाव ही नहीं है। इनके कारण इसका रूप परिवर्तन नहीं होता। अब बात करते हैं इसके आधार क्या है। जब भी हम समास का भेद समझते हैं तो पदों की प्रधानता के आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे कि हमारे अव्ययी भाव में पहले पद की प्रधानता होती है। पहला पद हम ए मान सकते हैं और पूर्व पद ए, उत्तर पद बी। यहां पर ए प्रमुख है, लेकिन कुछ उदाहरणों में बी की भी बात करेंगे, लेकिन अधिकतर इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता को अगर हम देखें कि किसकी बात की जा रही है, तो अधिकतर ए प्रमुख होता है। दूसरी बात, इसकी संरचना। जब हम बनाते हैं अव्ययी भाव समास या उसे पहचानते हैं, तब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार किन भागों से हम अव्ययी भाव समास बना सकते हैं। तो इसके चार तरह हैं, चार प्रकार हैं। जैसे पहली तरह का अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद उपसर्ग होता है। अब आप सब जानते ही हैं, और यदि नहीं जानते तो मैं बता देती हूं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यदि उपसर्ग आगे लगा हो और उसके बाद वाले पद में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, कोई बदलाव ना आ रहा हो, तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। आप सबको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगी कि अव्ययी भाव समास में हम किस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे प्रति, इसमें ये देखिए प्रति एक उपसर्ग है, ठीक है। मैं आपको चार उदाहरण लिखकर बताती हूं और समझाती हूं कि किस प्रकार हर प्रति या कोई भी ऐसा समास जिसमें प्रति लिखा हो, क्या वो अव्यय हो जाएगा? अब इसी बात को सिद्ध करते हैं। यहां मैंने प्रति लिखा है और उस चार प्रति से हम शब्द बनाएंगे। पहला शब्द बनाते हैं हम कूल। प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध। दूसरा क्रिया, प्रतिक्रिया यानी क्रिया की क्रिया। प्रतिध्वनि, ध्वनि आप सब जानते हैं, आवाज। और प्रतिदिन। अब आप कहेंगे कि इन चारों में ही प्रति है, तो ये चारों अव्ययी भाव समास होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा जिसमें परिवर्तन न आए, तो परिवर्तन कहां आ सकता है और कहां नहीं आ सकता। पहली बात, यहां कूल का मतलब होता है किनारा, और प्रति मतलब उल्टा, किनारे के विपरीत। लेकिन यहां पर न किनारे की बात है न विपरीत की। प्रतिकूल का मतलब होता है जो विरुद्ध हो,
यानी कि किसी अन्य पद की बात हो गई, ना यहाँ ए की बात हो रही है ना यहाँ बी की बात हो रही है, यहाँ तो कोई सी ही निकल आया, अन्य पद ही निकल आया, इसीलिए ये होगा बहुव्रीहि, जिसे हम आगे समझेंगे। फिर बात करते हैं प्रतिक्रिया की। क्रिया, एक शब्द जोड़ा आपने, क्या इसका वचन बदला जा सकता है? क्यों नहीं बदला जा सकता? प्रतिक्रियाएं, मैंने कक्षा में एक प्रश्न पूछा, मुझे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, तो यहां पर वचन बदल गया ना, बहुवचन हो गया, तो क्या ये अव्ययी भाव समास हो सकता है? जी नहीं, ये अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वचन इसका बदल गया। ऐसे ही प्रतिध्वनि, अगर हम इसका वचन बदलने की कोशिश करें तो क्या बदल सकता है? देखिए, क्या प्रतिध्वनिया शब्द नहीं होता? मुझे बहुत सारी प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, ये सही है, तो ये भी अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। पर क्या हम प्रति दिनों लिख सकते हैं? हमें प्रतिदिनों पढ़ना चाहिए, हमें प्रतिदिनों विद्यालय जाना चाहिए? जी नहीं, हम इसका वचन नहीं बदल सकते। तो अव्ययी भाव समास इन चारों में से कौन सा हुआ? प्रतिदिन। तो इसका अर्थ है कि हमें अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए केवल शब्द देखते ही टिक नहीं करना है कि कोई उपसर्ग लगा है तो हम सीधा उसको अव्ययी भाव समास लगा दें, नहीं, हमें उसका वचन बदल कर देखना है। यदि वचन बदल जाता है, रूप बदल जाता है, तो वो अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। तो हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास कितनी तरह से बनाया जा सकता है, उसकी संरचना कितनी तरह से की जा सकती है। जैसे पहला पद उपसर्ग हो सकता है, कोई भी उपसर्ग यदि किसी शब्द के साथ लग जाए और हमारी पहली शर्त कि उसका रूप ना बदल सके। शर्त क्या है? कि रूप ना बदल सके। जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त को आप किसी और रूप में लिख सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही अनुकरण, यहाँ अनु उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग है, यहाँ अत्य नहीं है, ध्यान करना, यहाँ यन संधि हुई है, अति है ये, अति जमा अधिक, अत्यधिक, प्रतिहिंसा, विशुद्ध, निर्विवाद, यहाँ पर निर उपसर्ग है और यहाँ पर अति उपसर्ग है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम किसी भी समास के पहले पद में उपसर्ग लगाते हैं और उसका रूप नहीं बदलता तो वो अव्ययी भाव समास बन जाता है। जैसे अति से हम बना सकते हैं ना बहुत सारे शब्द, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिसार। ऐसे ही हम अनु से बना सकते हैं, अनुसार, अनुकरण, अनुच्छेद, आजन्म। आजन्म से भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, आजन्म, आमरण, आजीवन। अति से तो हमने पहले ही बना लिए हैं। प्रति से भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिहिंसा, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह। कितने सारे शब्द हम प्रति से बना सकते हैं। शर्त क्या है? चेक क्या करना है आपको कि बस उसका रूप ना बदले। फिर विशुद्ध, निर्विवाद। ठीक है, निर्विवाद में आप निर्विवादों नहीं कर सकते, सिर्फ विवाद होता तो हम करते कि हमें अपने विवादों में नहीं उलझना चाहिए। विवाद का तो बन रहा है, लेकिन क्या हमें निर्विवादों में नहीं उलझना चाहिए? नहीं, वह गांव की सरपंच निर्विवाद चुनी गई, तो यहाँ पर निर्विवाद बनने के बाद ये क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की ओर। तो दूसरा तरीका हमारा है, पहला पद इसमें अव्यय होता है, तो ये पहचान करने का तरीका, पहला पद उपसर्ग हो सकता है। दूसरा तरीका है पहला पद अव्यय हो सकता है। अब ये अव्यय क्या होते हैं? हमने शुरू में ही बात की कि अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता। वो अव्यय जब किसी शब्द के आगे लग जाता है और उस दूसरे शब्द का भी रूप नहीं बदलने देता, तब वहां पर कौन सा भाव हो जाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे यथा, सकुशल, हर रोज, यथाविधि, बेचैन, नाइंसाफी, लापता। ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये अव्यय हैं। आपको पहचान करनी सीखनी है, साथ ही आपको कुछ अव्यय
समझ लेने हैं कि अव्यय होते क्या हैं। कम से कम इतने अव्यय तो आप पहचान ही जाएंगे आज, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नाइंसाफी। इंसाफी के आगे ना लगा दिया, लेकिन इंसाफी का शब्द का रूप नहीं बदला। लेकिन हम क्या ना लगाकर कोई और शब्द ऐसा बना सकते हैं? अब आप बताइए, यहां भी ना लगा है, क्या ये भी अव्ययी भाव समास है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसका रूप बदल सकते हैं। भाई हमारी कक्षा तो नालायकों से भरी हुई है। हालांकि मैं एक टीचर हूं और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि नालायकों शब्द होता है। ठीक है, और उसके बाद ये सारे आपको पहचानने हैं। अगर पहला पद अव्यय आता है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे अगर आप सकुशल, ऐसे ही आप सपरिवार बना सकते हैं ना शब्द, सपरिवार। आपने देखा होगा शादी के कार्ड पर लिखा होता है सपरिवार। आपको कहा जाता है कि आप अपने परिवारों के साथ आइए, नहीं, परिवार एक ही है। स लगने के बाद उसका रूप नहीं बदल सकता। वैसे हम कोई शब्द वाक्य बनाए तो परिवार का परिवारों हो सकता है, हमें अपने परिवारों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें सपरिवारों आना चाहिए नहीं, हमें सपरिवार आना चाहिए। तो परिवार का वचन यहाँ पर नहीं बदला, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं जहां दूसरा पद अव्यय होता है। अभी हमने यहां सोचा, पढ़ा, समझा कि पहले पद की प्रधानता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भाई यहां तो बताया जा रहा है कि पहले पद की प्रधानता है, दूसरे में बताया जा रहा है कि दूसरा पद अव्यय है। तो बात वही है, जहां अव्यय आ जाए और वो अपने साथ वाले पद का रूप न बदलने दे, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो कई शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जहां हम बाद में अव्यय लगाते हैं, जैसे जीवन भर, दिन भर। दिन के साथ तो हम बहुवचन लगाकर उसको दिनों बना सकते हैं, लेकिन क्या दिन भर को हम बहुवचन में बदल सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही यमुना पार, सरयू पार, गंगा पार, कि गंगा के पार रहने वाले गंगा पार। विश्वास पूर्वक, यहां पूर्वक क्या है? पूर्वक एक अव्यय है। जैसे ध्यान पूर्वक, आप अपना कार्य ध्यान पूर्वक कीजिए, आप विश्वास पूर्वक अपना ये कार्य कीजिए। विवाह उपरांत, यहाँ दो शब्द हैं, संधि हुई है, विवाह जमा उपरांत है। उपरांत मतलब बाद में, शादी के बाद। विवाह का विवाह हो सकता है, लेकिन विवाह के बाद यदि उपरांत लग जाए तो क्या एक की शादी के बाद कई शादियां? नहीं। विवाह उपरांत, मरणोपरांत। फिर आता है सेवार्थ, यहां पर भी संधि हुई है, सेवा जमा अर्थ। फिर यहाँ पर पूर्वक आप पहचानिए, तो यहाँ पर जो बाद वाला पद है जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वो एक अव्यय है। यहाँ पर पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं वो एक अव्यय है। यहाँ हमारा पहला पद एक उपसर्ग है। और अब बात आती है चौथी तरह का अव्ययी भाव समास कौन सा होता है। तो ये चौथी तरह का होता है जब हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण के कुछ शब्दों को दो बार लिखते हैं, यानी कि उसकी आवृत्ति करते हैं। एक शब्द को दो बार लिखते हैं तो उसके बाद भी उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे संज्ञा होता है दिन, घर, घर भी संज्ञा है ना, तो दिनों दिन, घर घर, वह घर घर घूमी। हम घरों में जाते हैं, वह घरों में गई। लेकिन अगर हम कहते वह घर घर घूमी, तो क्या हम इसे कर सकते हैं कि वह घरों घरों घूमी? नहीं। तो यहाँ पर एक बार यदि कोई एक संज्ञा, विशेषण या क्रिया दो बार आ जाए तो फिर उसका वचन नहीं बदला जा सकता। जैसे विशेषण एक एक, जैसे क्रिया भागम भाग, मारा मारी। मारा मारी, मारना क्या है? क्रिया है। मारा मारी, यहाँ पर अर्थ बदल गया, लेकिन यहाँ पर रूप नहीं बदल सकता, मारा मारी ही रहेगा। फिर आता है क्रिया विशेषण, मंद मंद, धीरे धीरे। कोई कार्य किस प्रकार किया जा रहा है, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे, लेकिन हमने उसका प्रयोग दो बार किया, दोनों पदों में एक ही शब्द को इस्तेमाल किया, इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास बन गया। तो अब बात आपके सामने स्पष्ट है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि पहली पहचान है अव्यय की
उसमें कोई बदलाव नहीं होता। दूसरी बात, अव्यय की पहचान, अधिकतर पहला पद प्रधान रहता है, बात पहले पद की जाती है। फिर एक तीसरी पहचान कि हमें यह पहचानना है कि कहीं उसका रूप तो नहीं बदल रहा है। यदि रूप बदल गया तो अव्ययी हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हम उसको बनाते वक्त और शब्दों को पहचानते वक्त देखेंगे कि क्या उसका पहला पद उपसर्ग है। पर क्या उपसर्ग पहला पद होना ही अव्ययी भाव की गारंटी है? नहीं, हमें एक और चीज चेक करनी है कि क्या इसका रूप बदल रहा है। यदि नहीं बदल रहा तभी यह अव्ययी होगा। तो पहला पद उपसर्ग पहचानिए। फिर पहला पद अव्यय, पहले अवयवों की पहचान कीजिए। यथा, स, हर, बे, ना, ला, ये अव्यय है। ऐसे अंतर्व्यथा, अंतर्यामी, ऐसे ही बहिर्मुखी, ऐसे ही पार मैंने बताया आपको ये दूसरे पद में आया है अव्यय। यमुना पार, सरयू पार, गंगा पार। उसके बाद भर पेट, भर सक प्रयत्न किए, भर जीवन भर, दिन भर, दोपहर भर। उपरांत मतलब बाद में, विवाह उपरांत, मरणोपरांत, जन्म उपरांत, सेवा, अर्थ, धर्मार्थ, पुरुषार्थ, ऐसे ही पूर्वक, ये भी एक अव्यय है। इससे शब्द बनाकर देखिए, ध्यान पूर्वक, विश्वास पूर्वक। अब बात करते हैं पद की आवृत्ति की। यदि एक पद 2 बार आए तो वो क्या कहलाए? अव्ययी भाव कहलाए। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि कौन से शब्द उपसर्ग होते हैं और कहाँ उनकी स्थिति होती है। उपसर्ग यदि पहले आए और समास का रूप ना बदले तो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। ऐसे ही पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद अव्यय हो या कोई भी पद 2 बार आए तो ये पहचान है अव्यय की। और ये काफी सारे उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा आपको एक प्रश्न देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे लिखकर बताएंगे कि ये किस तरह से हल होगा। आप इसमें से बताइए कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। आपको अच्छी तरह से पहचान हो गई है। आपको इनमें से अपना सही उत्तर बताना है और शर्तें तो आपको याद ही होंगी ना। पहला शब्द है प्रतिकूल, दूसरा शब्द है अनुकृति, तीसरा शब्द है नालायक और चौथा शब्द है प्रतिमा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। और यदि कोई भी शंका आपके मन में हो अव्ययी भाव समास को तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।